Assalamualaikum to everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Islamiyat for O levels in IGCSE is a compulsory subject for all the students who are appearing in Pakistan from Pakistan. Okay, it's a compulsory subject, and maybe this is your last few days with Islamiyat. इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में शायद इस्लामियात एक सब्जेक्ट के तौर पर कभी भी नहीं पढ़ें, ठीक है। 7th मई तक अगर आपने अपनी स्टडीज़ को पाकिस्तान के बाहर कंटिन्यू करना है, ए लेवल्स में जाना है, तो देन इस्लामियात इज फिनिश्ड, दैट इज डन विद। आपने क्लास 1 से पढ़ना शुरू किया और अब आपकी इस्लामियात का सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है। ऑलराइट, मे बी यू विल नॉट कंटिन्यू, बट इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग योर स्टडीज इन पाकिस्तान, आपको एफएससी में भी इस्लामियात पढ़नी पड़ेगी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड इवन इन ग्रेजुएशन। ऑलराइट, तो चलें, ये जो कुछ थोड़े से दिन आपके पास इस्लामियात के बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ टू कंटिन्यू योर काउंटडाउन टिल 25th एंड टिल 7th ऑफ मई, ठीक है। तो इस मेरा जो सेशन है मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप इसको जरा अच्छी तरह से समझेंगे। आपको प्री एग्जाम्स क्या करना है, लाइक आजकल जो दिन गुजर रहे हैं आपके, उसमें आपके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, ड्यूरिंग एग्जाम्स आपने क्या करना होगा, और फिर उसके बाद आपने एग्जाम्स के बाद क्या करना है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम से पहले सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अपना स्केड्यूल पता हो, व्हेन इज योर एग्जाम प्लान। अभी तक सब स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट ऑफ एंट्री मिल चुकी है और उनको पता है कि 25th ऑफ अप्रैल क्या दिन बनता है। 25th ऑफ अप्रैल को जी कब है पहला पेपर और दूसरा पेपर इस्लामियात का? यस, 7th मई। शाबाश, ये तो सबको पता है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने पेपर कंटेंट्स पता होना चाहिए। पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है। एंड बिलीव मी, I know many of the students, those who are confused about the paper content in paper 1 and paper 2, जिनको अभी तक यही नहीं पता कि पेपर 1 के क्या कंटेंट्स हैं, पेपर 2 के क्या कंटेंट्स हैं। So make a clear list that you have to prepare only these topics for paper 1 and for paper 2. This is given and you are familiar about this. ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ आपको मैं रिकॉल करा रहा हूं कि आपको इसको गो थ्रू करना है। लाइक जो कंपल्सरी क्वेश्चंस है उसमें दोनों पेपर्स के जो टॉपिक्स हैं आपको उनको भी फोकस करना है दोनों पेपर्स में, लाइक रिलेशंस बिटवीन 4 सोर्सेज और 4 सोर्सेज। ऑलराइट, पेपर 2 के टॉपिक्स आप सेपरेट करेंगे। यू नो दैट दिस इज पेपर 2 एंड यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। लाइक इन पेपर 2 यू हैव टू प्रिपेयर अहादीस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस। अगेन इन दिस चैप्टर यू हैव क्वेश्चंस इन पेपर 1 as well, relations between 4 sources. Then period of rightly guided caliphs, articles and pillars of Islam, that is for paper 2. इसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आपने आज से अपना एक प्लान बना लेना है। जो बाकी 4-5 डेज हैं आप उसमें क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखें, आपको एक सजेस्टेड प्लान मैंने दिया है। आई वॉन्ट एवरीवन शुड लुक एट द स्क्रीन एंड आई वॉन्ट एवरीवन लुक एट द स्क्रीन and have a look at this sheet. Like on Monday, यहाँ पे देखिए मैंने आपको डे वाइज एक प्लान दिया है। मंडे 21st को आप पैसेजेस करें, 5 पैसेजेस एक दिन में रिवाइज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑलराइट, इसके साथ आप एक टॉपिक लाइफ इन मक्का दैट यू कैन रिवाइज एंड गो थ्रू ऑल दी टॉपिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। ऑलराइट, देन passage number 6 to 10 on Tuesday with life in Medina, okay, and passage on Wednesday last 5 passages, and question number 2 is history and importance of hadith along with all the 3 compound questions. जब आप पैसेजेस कर चुके होंगे तो आपके पास कंपाउंड क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका होगा। ऑलराइट, और लास्ट डे पे आप ऑप्शनल टॉपिक अपने फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी के और उसके साथ साथ आप लास्ट डे पे अपने रिवीजन दैट यू हैव टू डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने प्री एग्जाम्स में
पहले तो डेट्स आपको पता हो एग्जाम कब है, वेन्यू क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स गलत वेन्यू पे पहुंच जाते हैं और फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं एग्जाम्स में। तो बेटर कि आप अपना वेन्यू एक दिन पहले चेक कर लें, कंफर्म कर लें कहां पे पहुंचना है आपको। फिर इसके बाद प्री एग्जाम्स में आपको एक रिवीजन, अपने रिवीजन नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स जिसको आप ओरली रिकॉल करें। लाइक you may make outlines of each topic while revising these topics nowadays। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लॉन्ग स्पेल्स में ना काम करें, शॉर्ट स्पेल्स में 1 आवर 30 मिनट्स, उसके बाद अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन कंटिन्यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज practice at least one paper nowadays। Why is this is very important? आप अभी भी एक पेपर एक दिन में उसको प्रैक्टिस करें। और मुझे पता है some of the students they came to me and she said to me that this answer I have written and I got it checked with AI। आजकल तो चेकिंग का भी कोई मसला नहीं है, आप AI से चेक करवा सकते हैं। अगर चेक वो कोई इतना बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होगा, बट दैट विल बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सटेंट। ऑल राइट, तो प्रैक्टिस 1 पेपर अ डे। इसके अलावा आजकल जो आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे, एक पेपर कम से कम एक दिन, लाइक 4 डेज, तो आपको वही पेन यूज करना है जो जिससे आपने पेपर में लिखना है। क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स पेपर में नए पेन से लिखना शुरू करते हैं, तो फिर उनका वो जो राइटिंग का प्रॉब्लम है वो होता है, एंड दे आर राइटिंग विद ट्रम्बलिंग हैंड एट द स्टार्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर सिटिंग इन द एग्जाम्स फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, फिर इसके बाद ये है कि आप प्रॉपर स्लीप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिश करें रात के टाइम ना पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं, वजअलना लैला लिबासा, वी हैव मेड द नाइट टू स्लीप। हम क्या कर रहे हैं, हम रात को जाग रहे हैं, दिन को पढ़ रहे हैं, तो ज़हन में हमारा फ्रेश नहीं होता। ठीक है, तो आप ये करें कि मॉर्निंग में फजर के टाइम उठें, उससे पहले उठें, और आजकल तो वैसे रूटीन बनी हुई है रमजान की वजह से कुछ, तो उस वक्त आप रिकॉल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत है, तो जो सुबह काम करेंगे आप उसमें बरकत है, आपको जल्दी याद होगा। आई गिव यू माई ओन एक्सपीरियंस, व्हेन वी यूज्ड टू लर्न कुरान हिफ्ज, तो हमारा जो सबक होता था वो सुबह के टाइम याद करना होता था, और वो हमें वो आज तक उसी तरह याद रहता है। तो सुबह के टाइम पढ़ें, दैट इज बेटर। और इससे ये भी होगा कि एग्जाम डे तक आपकी रूटीन बन जाएगी सुबह उठने की, और आप एग्जाम डे पे रात के टाइम सोए हुए नहीं होंगे, तो देन यू विल बी वेरी इजी टू राइट दी आंसर विद फ्रेश माइंड। अब एग्जाम डेज पे आपको क्या कर, एग्जाम डे पे क्या करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें बहुत माइनर सी हैं, बट यू हैव टू रिकॉल। जल्दी उठें, ठीक है, प्रॉपर डाइट लें, सुबह नमाज पढ़ें, दुआ करें अपने लिए, सबसे बड़ी बात है ये। और फिर उसके बाद when you are going to your exam, make sure you have your statement of entry with you, make sure you have your ID card with you, because this is very important, because 11th hour you will not be panic that you miss this thing, and अगर आप पैनिक होकर एग्जाम में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको आता भी होगा तो आप मुश्किल से उसको अडेप्ट कर सकेंगे। फिर उसके बाद ये है कि ट्राई टू रीच एग्जामिनेशन हॉल अर्लियर, जितना पॉसिबल है पहले पहुंचे, 1 घंटा पहले, और दिस विल मेक यू रिलैक्स। फिर इसके बाद एग्जाम में क्या करना है, ठीक है, एग्जाम में आपको पेपर मिल गया है, आप उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ें, अपना नाम क्लियरली मेंशन करें उस पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज, अपना नाम बेटर टू राइट इन अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स। ऑल राइट, सेंटर और कैंडिडेट नंबर अभी तक आपको मिल गया है, वो आप उस पर लिखें। और फिर उसके बाद जो है रीड योर क्वेश्चंस एट लीस्ट वंस। जैसे ही पेपर शुरू हो दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, रब्बि शरह ली, जो दुआ आती है। बिस्मिल्लाह इज अ वेरी इट्स अ मीन ब्लेस्ड दुआ। आप इससे पेपर शुरू करें, अपना टाइम मैनेज करें। ठीक है, अब ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, टाइम आप इस तरह से सेट करें कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 15 मिनट्स में, ये कैम्ब्रिज की कुछ इंस्ट्रक्शंस जो ई लर्नर गाइडलाइंस में दी हुई है,
उसके अकॉर्डिंग है आप अपना टाइम 15 मिनट सेट करें। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 25 मिनट्स ये मैक्सिमम टाइम है। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं 16 मिनट्स ए पार्ट एंड 6 मिनट्स बी पार्ट, 22 मिनट्स इन क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 22 मिनट्स इन क्वेश्चन नंबर 4। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में? जी बेटा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में? और क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंपल्सरी। आपके पास चॉइस किस क्वेश्चन की है? 3, 4 एंड 5 में एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो एट द एंड आप देखें कि आपने क्वेश्चन कौन सा छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पहले जो मर्जी क्वेश्चन करें, आपको एग्जामिनर नहीं कहेगा कि आपने ये क्वेश्चन को पहले क्यों किया। यू विल बी given a written paper in which questions will be given, the space will be given, you have to write the answer on the given space. So better start with easiest question. Important, start with easiest question. जो सबसे अच्छा आंसर आपको आता है आप वो पहले लिखें, या फिर जिसका आंसर आप जल्दी कर सकते हैं आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, so that you have ample time at the end in your hand and you will be able to you will not be confused at the end, all right, and you will be able to sum up your questions at the given time. If you have spare time left, then you read it once again and make sure you written all the questions. Like अभी भी मैंने 2 दिन पहले एक पेपर चेक किया है और आपको मैं उसका एक्सपीरियंस बताता हूं। एक स्टूडेंट उसको आता है वो, लेकिन वो एक बी पार्ट करना भूल गया है। किस लिए? कि उसने पेपर को दोबारा नहीं देखा। किया उसने, आता है उसको सारा, लेकिन उसने जल्दी में पेपर को लिखा है। एट द एंड ही वाइंडेड अप एंड हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर, बट ही मिस्ड 1 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो बेटा जो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे इसका मतलब क्या है? आपको उसका कोई नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है, आपने अपने हाथों से उसका ग्रेड जो है वो नीचे कर लिया है। तो एट द एंड ऑफ पेपर जहां पर इतनी स्ट्रगल किया आपने, वहां पे 1 सेकेंड आपको 5-10 सेकेंड आपको लगेंगे, 1 मिनट लग जाए लेट से, आप उसको रिकॉल करें कि क्वेश्चन कोई छूटा तो नहीं है, उसको देखें। ऑल राइट, एग्जाम्स। इसके बाद लास्ट पार्ट है पोस्ट एग्जाम क्या करना है। आप पेपर देकर आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब इसके बाद जरा बाहर निकल कर अपने स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आंसर्स भी मैच करें, मैंने ये लिखा था। और अगर कहीं पे डाउट है तो टीचर से भी कॉल कर लें व्हाट्सएप पे कि ये आंसर लिखा था, एंड मेक अ गेस दैट विच ग्रेड यू आर गोइंग टू गेट। याद रखें आपको अपने ग्रेड का पता होता है जब आप एग्जाम दे के आते हैं। आपको, आई नो वन ऑफ माई स्टूडेंट वो पीछे लिखता है कि अप्रोक्सीमेटली मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, और एग्जैक्टली उससे 1-2 नंबर कम ज्यादा होते हैं या ऊपर नीचे। तो ये हर स्टूडेंट को पता होता है मैंने आंसर्स क्या लिखे हैं, इसका मार्क्स मुझे कितने मिलने वाले हैं। तो मेक अ गेस एट द एंड सो दैट ड्यूरिंग द बिफोर योर रिजल्ट डे यू विल बी वेरी रिलैक्स। ऑल राइट, और सबसे बढ़कर पेपर खत्म हो गए, लेकिन आपकी एफर्ट जो है वो रहेगी। अपने लिए दुआ करें, अद्दुआ मुखुल इबादा, और दुआ के बारे में कितनी आपने पढ़ ली चैप्टर प्रेयर में, पिलर्स ऑफ इस्लाम में। तो दुआ करना अपने लिए शोज योर सिंसियरिटी, वो बंद ना करें। ऑल राइट, दिस वाज ऑल अबाउट how to prepare before exam, during exam, and at the end. In brief, you have a lot of things to listen from other teacher as well with lot of queries. Okay, thank you very much. Sir, someone in the audience asks, what should be the approximate length of 10 marks and 4 marks questions? A frequently asked question. The question is, what should be approximately length of 4 marks question and 10 marks question? जी क्या लेंथ होनी चाहिए आप लोग बताएं जरा। 10 मार्क्स कितने वर्ड्स पे होते हैं? Yes, from this side, anyone want to add? Yes. देखिए, वर्ड लिमिट डजंट मैटर इन इस्लामियात, नो सजेस्टेड, नो 100% रूल कि आपने 150 वर्ड से आगे जाना ही नहीं है। जिस तरह आपकी
उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। लेकिन आप ये याद रखें कि आपके पास 10 मार्क्स का आंसर एटलीस्ट 350 प्लस वर्ड्स में जाता है, 400 में भी, 450 में भी, बट यू रिमेंबर if you have written double side of the page, you're approximately you covered the required length. Double side of the page, okay, that is the mean suggested length. आपको words count नहीं करने वहां पे, आप simple ये देखें, if you are writing according to your writing style around 4 to 7 to 10 words in one line. So then on both sides of the paper, on one side 27 lines are given, other 31 lines are given. So ये बहुत मतलब this is quite accurate length for 10 marks. और 4 marks के लिए if you have written more than half a page, 3/4 of a page, around 100 to 150 words, that is okay. All right. So Mr. Rana Ibrahim asks, any tricks to score full marks in 8 out of 8 mark question? Yes, this is very good question. Any tip to get full marks in 10 marks question? जी 10 marks question में full marks मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए requirement क्या है? आपका content पूरा होना चाहिए, facts, references with strong expressions. That's it. Sir, Nobita asks, tell me some tips for time management and how to handle pressure for exam. Time management. Time management. But if you go back to this slide, you will have this time management. आपने देखना ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप मैक्सिमम 4 मिनट्स में एक पार्ट कर रहे हैं, अराउंड 16 मिनट्स क्वेश्चन नंबर 1 को आप दे रहे हैं, अराउंड, ठीक है, मे बी 12 मिनट्स, मे बी 10 मिनट्स, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद जितने ए पार्ट्स हैं 10 मार्क्स के, आप उसको 16 मिनट्स से ज्यादा ना आगे जाने दें, ठीक है। और उसके बाद 6 मिनट्स में अराउंड बी पार्ट। कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग 18 मिनट्स प्लस 7 मिनट्स, 25 मिनट्स फॉर a complete question of 2, 3 and 4 which has A and B part. Is letters to kings and emperors important? Letters to kings and emperor important, this is the question. बट अभी तक ये इसका टॉपिक आया नहीं है 2009 से ऑनवर्ड्स। अगर आता भी है तो ये किसी और क्वेश्चन के साथ मिला कर आएगा, लाइक राइट अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटेम्प्ट टू प्रीच इस्लाम थ्रू लेटर्स एंड अनदर टॉपिक, ओके। लेकिन अभी तक नहीं आया और बहुत इजी है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम दे वर द 3 किंग्स एंड दोज हु रिजेक्टेड द फेथ दे वर द 3 to 4 किंग्स। आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं और मेन इवेंट्स एक दफा पढ़ लें। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया 2009 से ऑनवर्ड्स। Sir, Arshia asks, how many references are needed for one question in Islamiyat? Again, a very frequently asked question. How many references are required to write in A part? जी कितने रेफरेंस होने चाहिए? आपका भी इम्तिहान है, कितने रेफरेंस होने चाहिए एक 10 मार्क्स क्वेश्चन में? 5, 5, 5, 5, everyone is showing hand, 5, 4, all right. देखें बेटा, मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं जिनमें रेफरेंसेस बहुत ज्यादा लिखने हैं, ठीक है। उसके बगैर आपके ग्रेड्स इंप्रूव नहीं होंगे। आप अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन रेविलेशन वाले में ऑलमोस्ट 5-6 रेफरेंस बनते हैं, कॉम्पाइलेशन वाले में 4-5 रेफरेंस बनते हैं आपके पास। अगर आप कहेंगे रिलेशंस बिटवीन कुरान एंड हदीस, तो आई विल सजेस्ट यू टू राइट एटलीस्ट 10 रेफरेंसेस व्हिच यू हैव, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग दिस टॉपिक फ्रॉम कुरान एंड हदीस। ये याद रखें, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन में फैक्ट्स ज्यादा हैं, इन इस्लामियात फैक्ट्स मीन नेम्स, नंबर्स, डेट्स, दीज 3 थिंग्स आर फैक्ट्स। Names, numbers, dates. If names, numbers and dates are more, then you have to write less references. जैसे battles हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पीरियड में, तो आप 3-4 रेफरेंस अगर किसी में है तो लिखें।
अगर आप कैलिफेट की बात करेंगे तो सबसे कम रेफरेंसेस कैलिफेट में है। आप उसकी बैटल्स में एक भी रेफरेंस नहीं लिखेंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू विल गेट फुल मार्क्स। गॉट इट? तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ क्वेश्चन के किस क्वेश्चन में ज्यादा रेफरेंस चाहिए। सबसे कम रेफरेंसेस वाला कैलिफेट है, सबसे ज्यादा रेफरेंसेस वाला वो लीगल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, रिलेशंस बिटवीन कुरान हदीस और आर्टिकल्स ऑफ फेथ। स्टूडेंट्स दे ओमिट रेफरेंसेस फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ फेथ। आप आर्टिकल्स ऑफ फेथ में देखें कोई रेफरेंस, कोई फैक्ट्स नहीं होते, उसमें आपको बिलीव्स को प्रूव करना है। तो यू मस्ट हैव मोर रेफरेंसेस टू राइट, एंड आई सजेस्ट माय स्टूडेंट्स कि उनको कम से कम 3 कॉमन रेफरेंसेस याद रखने आर्टिकल्स ऑफ फेथ के लिए, बाकी एटलीस्ट 7 to जितने भी ऑनवर्ड्स वो याद कर लें। तो दिस विल बी quite okay if you write more references in articles, legal thinking, these 2 topics, and less references in caliphate question. Anushe asks, how to attempt the question on asbab-e-nuzul? जी ये सारे सवाल मैंने ही आंसर करने हैं। असबाबुल नुज़ूल, बेटा असबाबुल नुज़ूल का सेपरेट कोई टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, ये बात ज़हन में रख लें। असबाबुल नुज़ूल का 10 मार्क्स का कोई टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में सेपरेटली। जिस तरह रेवलेशन, कॉम्पाइलेशन और यूज ऑफ कुरान इन लीगल थिंकिंग है, इस तरह से नहीं है। यस, किस तरह से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि स्टूडेंट्स एट द एंड पैनिक होते हैं इस चीज को लेकर के, हमने असबाबुल नुज़ूल पढ़ा नहीं, यहां पे आ गया। ठीक है, असबाबुल नुज़ूल का सिर्फ एक क्वेश्चन 2013 में आया है और उसने पूछा क्या है, describe what the following surahs tell us about the circumstances in which these were revealed। तो वहां पर आपको 5 टोटल सूराज हैं। I want everyone should pay attention। आपके सिलेबस में टोटल 5 सूराज हैं जिसकी बैकग्राउंड आपको याद रखनी है। ठीक है, सूरह इखलास, ऑल राइट, बैकग्राउंड क्या है, रिवील्ड इन मक्का एट द टाइम व्हेन पीपल ऑफ मक्का आस्क्ड मेनी सिली क्वेश्चंस अबाउट अल्लाह's एक्जिस्टेंस। सूरह अल कौसर कब रिवील हुई थी बच्चों? अब्तर, पीपल ऑफ, बैकग्राउंड आपको पता है इसकी। ठीक है, सूरह नास कब रिवील हुई थी? मैजिक। ठीक है, एक वर्ड याद रखें, सारी स्टोरी आपको पता है। सूरह अलग कब रिवील हुई है? फर्स्ट रेवलेशन। एंड सूरह ज़ुहा, उसकी भी बैकग्राउंड। इनके अलावा आपको असबाबुल नुज़ूल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये कोई सेपरेट 10 मार्क्स का टॉपिक नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1। ऑल राइट। Someone in the audience asks, how much important is jihad for P2? Jihad, how much important jihad is for this coming exams? तो बेटा ये अभी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में भी है। जिहाद आपके P2 में एक्सपेक्टेड टॉपिक में है और इसके 4 कंटेंट्स हैं। आपको 4 चीजें जिहाद के बारे में याद करनी है। नंबर 1, व्हाट इज जिहाद? नोट कर लें, व्हाट इज जिहाद यानी इसके सारे मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशन, इसको एक्सप्लेन करें जिहाद क्या है। नंबर 2, इट्स टाइप्स। ठीक है, जिहाद की वेरियस टाइप्स क्या हैं? जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल माल, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल लिसान। और तीसरी चीज जिहाद के टॉपिक में आपके पास जिहाद बिल सैफ, फिजिकल फाइटिंग, इट्स कंडीशंस एंड रूल्स। जिहाद का ये टॉपिक है, बस इसको, और अभी टर्म के लिए, कमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। He says he has trouble with compilation of hadith. Struggle with compilation of hadith. Compilation of hadith, इसका पूरा एक टॉपिक है बेटा, आप वो सारा रिकॉल करें। कॉम्पाइलेशन ऑफ हदीस का क्वेश्चन तबा ताबीन का 2013 में 23 में आया था। अभी मे बी द क्वेश्चन इज रिपीटेड। आपको इसकी सारी स्टेजेस को रिकॉल करना है, लाइक प्रॉफिट्स लाइफ, हाउ वर हदीस प्रिजर्व्ड बाय हिज कंपेनियंस आफ्टर हिज डिमाइस, एंड देन नंबर 3 ताबीन्स पीरियड, एंड लास्टली हाउ वर हदीस कंपाइल्ड ड्यूरिंग तबा ताबीन्स पीरियड। आपको ये 4 स्टेजेस इसको रिकॉल करना है इसकी। Sir, no further questions. Thank you. Thank you. जी अल्लाह हाफिज। एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपने लिए भी दुआएं करें, पेरेंट्स से भी दुआएं लें और टीचर्स की दुआएं भी आपके साथ है। इंशाल्लाह यू विल अपीयर, यू विल गेट
your required grade, inshallah.